Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Vadiye with lecture number 60 from Modern Indian History series. And in this lecture, we will study development of judiciary in British India. People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी इन ब्रिटिश इंडिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के अंडर कवर करने वाले हैं और मैं आपके ये पूरे टॉपिक्स डिटेल में ले रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। यूपीएससी मेंस के लिए जो मैंने ये टॉपिक्स एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है वो आपके लिए ये रहा। डिस्कस द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन जुडिशियरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको ये क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड्स में लिखना होगा। ओके, सो इस लेक्चर के बाद आप उसे लिख पाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है उसको इस बार किसने कंप्लीट किया है वो देख लेते। तो उनके नाम है विनीता बिस्वास जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमें जो क्वेश्चन पोस्ट किए हैं उसे हम इस लेक्चर के एंड में स्टडी करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो जुडिशियरी का डेवलपमेंट देखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले ब्रिटिश के पहले वाले टाइम का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या हालात थे। तो सबसे पहले हम प्री कॉलोनियल इंडिया में आते हैं। प्री कॉलोनियल यानी ब्रिटिश के पहले का इंडिया। ब्रिटिश के पहले का इंडिया अगर बात करें तो हम मुगल इरा की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं मुगल इरा के भी पहले जो एंशिएंट पीरियड था उसमें कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर हुआ नहीं करती थी, ना ही कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था। लॉ कोर्ट्स भी उतने हुआ नहीं करते थे, ना ही कोई लॉ कोर्ट्स में कोई हायरार्की बना था या फिर कोई भी जैसा आज जो सिस्टम है उस तरह का कोई भी सिस्टम यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है। मुगल इरा या फिर एंशिएंट पीरियड में धीरे धीरे कुछ होते गया, ये हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो हिंदूज के लिटिगेशन थे यानी हिंदूज के जो केसेस थे उसको सॉल्व करते थे, उसको डिसाइड करते थे बाय कास्ट एल्डर्स, है ना। तो वो हिंदू कास्ट में या हिंदू रिलीजन में जो भी एल्डर्स, जो भी पुराने लोग हुआ करते थे, जो बहुत एल्डर हुआ करते थे, वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या होगा उस केस का। उसके साथ साथ विलेज पंचायत हुआ करते थे कभी आगे जाके, या फिर जमींदार हुआ करते थे, वो केस के फैसले सुनाते थे पहले। अगर देखते हैं तो ये हिंदूज के लिए। मुस्लिम्स के लिए अगर हम देखेंगे तो एक जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट हुआ करता था जिसको काजी कहा जाता था। काजी जो है वो ऐसा एक ऑफिस होता था जिसको कोई रिलीजियस पर्सन जो है वो उसका हेड होता था और ये जो काजी होंगे ये कुछ इस पे डिसीजन सुनाते थे मुस्लिम्स के जितने भी लॉ केसेस है उस पे। इस तरह का एक सिस्टम हमें चलते हुए दिखता है। फिर आगे हम देखते हैं कि राजा या फिर जो बादशाह थे उनको यहाँ पे फाउंटेन हेड कहा जाता था जस्टिस का। यानी अगर न्याय होना आपको तो राजा या फिर बादशाह जो होगा, मुगल बादशाह, वो आपको न्याय देंगे या फिर एंशिएंट पीरियड में जो राजाज है वो आपको न्याय देंगे। यही एक सिस्टम पहले चलता था। ये अपने मन मर्जी से लॉ देते थे, इनके पास न्याय देते थे, जस्टिस देते थे, क्योंकि इस वक्त ऐसे कोई लॉ नहीं हुआ करते थे या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था। खुद ही के मन मर्जी से यहाँ पे जो भी डिसीजन राजा या बादशाह चाहेंगे वो दे सकते थे। इस तरह का एक सिस्टम चलता था ब्रिटिश आने के पहले। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश जुडिशियरी का जब ब्रिटिश आते हैं। तो देखते हैं अभी हम डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी इन ब्रिटिश इंडिया। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आज अगर हम अपना जो जुडिशियरी सिस्टम देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ने बनाया उससे काफी जुड़ा हुआ है, काफी कनेक्टेड है। इसीलिए हमको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम आज की सब चीजें समझ सके। इसीलिए हिस्ट्री में आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ मैं आपको अब ये बता दूं कि रिफॉर्म्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग। तो हम अलग अलग लोगों के अंडर क्या रिफॉर्म्स हुए वो देखने वाले हैं। तो अभी हम वॉरेन हेस्टिंग को देखेंगे, आगे हम कॉर्नवालिस को भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जो जिनको पढ़ने वाले हैं वो विलियम बेंटिक भी होंगे। ऐसे हम अलग अलग लोगों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और हम कुछ ईयर्स में क्या बदलाव है ये भी पढ़ने वाले इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो मैं आपको ये बता दूं कि 1772 से 1785 तक इंडिया में रहे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
सो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके अंडर जो हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। तो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत क्या होती है अभी आपको ये पता चलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आई थी। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत वर एस्टेब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती थी। अब नाम से आपको पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट है। ये किसके अंडर होती थी? तो ये द कलेक्टर जो होते थे उनके अंडर काम करती थी, और इसमें जो सिविल डिस्प्यूट्स है इस पे पूरे केसेस चलाए जाते थे। सिविल डिस्प्यूट्स में आपको बता दूं कि देखिए जैसे कि प्रॉपर्टी के केसेस हो गए, ये सब जो रेवेन्यू के केसेस हो गए, ये सब सिविल डिस्प्यूट में आते हैं, और बाकी जो रॉबरी, मर्डर और ये सब केसेस हो गए वो क्रिमिनल केसेस हो गए। सो सिविल डिस्प्यूट चलाता था डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत अंडर द कलेक्टर। और इसमें अगर हम देखोगे तो जो हिंदू लॉ था ये एप्लीकेबल होता था हिंदू के लिए, और मुस्लिम लॉ होता था मुस्लिम्स के लिए। सब अपने लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टीज के मैटर्स या जितने भी ये मैटर्स है, मैरिजेस और ये सब यहाँ पे चलाएंगे वो अपने जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हिंदूज के लिए हिंदू लॉ चलता था और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ इन डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। अगर आप अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत से तो उसके लिए आप अपील में जा सकते थे सदर दीवानी अदालत से। अगर इनका जो फैसला है वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते थे सदर दीवानी अदालत में। ये एक सिस्टम बनाया था। और सदर दीवानी अदालत जो थे वहां पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ साथ 2 मेंबर हुआ करते थे, और ये एक सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबर होते थे वो। सो ये सदर दीवानी अदालत जो थी उसमें प्रेसिडेंट के अंडर काम करते थे और 2 मेंबर्स उनके साथ यहाँ पे हुआ करते थे, जिस कोर्ट में आप अपील के लिए जाते थे। सो ये आपको पता चला कि ये डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जो कि सिविल डिस्प्यूट पे काम करता था। अगला जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। तो हमने डिस्ट्रिक्ट दीवानी देखा, दीवानी का मतलब ये होता है सिविल, और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल। ये सिंपल से कुछ वर्ड्स है। तो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो है उसमें आपको ये बता दूं कि वह सेटअप अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, है ना। तो कलेक्टर पूरे तरह हेड नहीं होते थे, बट उस पर नजर रखने के लिए कलेक्टर को रखा गया था। और कलेक्टर जो थे और ये जो कोर्ट हुआ करते थे, जो अदालत हुआ करती थी, क्रिमिनल डिस्प्यूट पे काम करती थी। और ये पूरी की पूरी किसके अंडर आती थी? तो इंडियन ऑफिसर इसमें रखे जाते थे, जिनके साथ काजी और मुफ्ती जो है ये इनके साथ काम किया करते थे, ताकि लॉज क्या है ये पता चले। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर ये काम करता था डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, और ये क्रिमिनल डिस्प्यूट पे काम करता था, और ये इंडियन ऑफिसर इन के अंडर हुआ करता था। अगर हम देखते तो मुस्लिम लॉ जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते थे इन फौजदारी अदालत, है ना। तो जो फौजदारी अदालत था उसमें मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलता था पूरा काम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले देखते हैं बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में भी जो मुगल थे वही रहा करते थे। तो इंडिया के लॉज जो थे वो थोड़े से जो डेवलप हुए थे वो वहां से शुरुआत की गई थी मुगल के टाइम से। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था मानते हैं, बट किस तरह से न्याय दिए जाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ब्रिटिश ने थोड़ी कुछ चीजों का रिफ्लेक्शन दिखता था मुगल का। तो मुस्लिम लॉ को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था इन फौजदारी अदालत। सो ये सब चीजें यहाँ पे चली। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट अगर देना चाह रहा है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, यानी द अप्रूवल ऑफ कैपिटल पनिशमेंट जो होगा, या फिर जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, वो चीजों के लिए सदर निजामत अदालत में आपको जाना पड़ता था। यानी अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट यानी आपको मौत की सजा अगर देना है, यहाँ पे मौत की सजा यहाँ पे नहीं दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, वो सुनाने का अधिकार सदर निजामत अदालत का था, जो कि इसके ऊपर हुआ करता था। और ये जो था सदर निजामत अदालत ये मुर्शिदाबाद में था। और इसके हेड कौन हुआ करते? तो इसके हेड हुआ करते थे डेप्यूटी निजाम। सो निजाम आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे बंगाल था वहां पे जैसे कि नवाब हुआ करते थे, वैसे ही अगर हम देखते तो निजाम हुआ करते थे अलग अलग प्रोविंसेस में। तो निजाम जो थे उनके अंडर एक डेप्यूटी निजाम हुआ करते थे। तो जो डेप्यूटी निजाम थे वो एक इंडियन मुस्लिम थे, और उन्हीं के अंडर ये पूरा सदर निजामत अदालत काम करता था। और इनको असिस्ट करने के लिए चीफ काजी जो है वो हुआ करते थे, या चीफ मुफ्ती जो है वो हुआ करते थे, ताकि मुस्लिम लॉ के जानकार जो है काजी और मुफ्ती वो इनको हेल्प कर सके। इसलिए इनको भी यहाँ पे रखा जाता था। यहाँ पे सजाए मौत ये बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट, इसीलिए ये देने का अधिकार सिर्फ सदर निजामत अदालत को ही दिया गया था। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना जो है ये कब की गई, एस्टैब्लिशमेंट कब है? तो मैं आपको ये बता दूं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। जिन्होंने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वो उसे देख ले ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे उसके लिए लिंक भी प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में मैंने कवर किया है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, इसमें ये लिखा हुआ था, जैसे कि मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ इंडियन पॉलिटी में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाएगी, कलकत्ता में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा, विच वॉज कॉम्पिटेंट टू ट्राई ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रिटिश के जितने भी केसेस है वो यहाँ पे चलाई जाएगी। उसके साथ साथ जो कलकत्ता में की ब्रिटिश की केसेस है वो पूरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चलाई जाएगी। और सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज यानी जो भी फैक्ट्रीज काम करती थी ब्रिटिश के अंडर इंडिया में, वो सब फैक्ट्रीज यानी ब्रिटिश के अंडर, यानी मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों की भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, हम लोगों की भी फैक्ट्री हो सकती है सबऑर्डिनेट फैक्ट्री में, बट यहाँ पे ब्रिटिश जो है उनके नीचे की फैक्ट्रीज है ना, तो ऊपर जो है वो ब्रिटिश की फैक्ट्रीज, उसके नीचे की फैक्ट्रीज जो है वो सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज, छोटी मोटी फैक्ट्रीज हमारी। सो जिसमें इंडियन और यूरोपियन दोनों आते थे, तो ये सब के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलाई जाती थी, जो कि कैलकाटा में हुआ करता था। ये इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किया गया था। सो ये जितनी भी हमने चीजें देखी ये अंडर वॉरेन हेस्टिंग रही। वॉरेन हेस्टिंग के बाद जिनको हम स्टडी करने वाले हैं वो बनते हैं कॉर्नवालिस। सो जो कॉर्नवालिस थे वो गवर्नर जनरल रहे इंडिया के, तो वो रहे 1786 से 1793 में। सो हम देखते हैं कि ये टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ था 1786 से 1793 में अंडर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के टाइम पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस के जो टाइम है उसमें हम सबसे पहली जो चीज पढ़ते हैं जुडिशियरी में वो सर्किट कोर्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट थे वो पहले जो हुआ करते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे वो यहाँ पे एबॉलिश कर दिए गए, वो यहाँ पे खत्म कर दिए गए, उनके जगह पे सर्किट कोर्ट्स लाए गए थे। सर्किट कोर्ट कहाँ कहाँ बनाए थे, तो वो बनाए थे कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद और पटना में। ये 4 जगह पे सर्किट कोर्ट्स बनाए गए थे। सर्किट कोर्ट्स में क्या महत्व था, तो सर्किट कोर्ट्स जो थे उसमें यूरोपियन जजेस हुआ करते थे। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, अगर उसकी आप अपील करना चाहें तो आप सर्किट कोर्ट में आपको करना होगा। तो ये अपील एपेलेट कोर्ट करके काम करता था, कोर्ट ऑफ अपील करके काम करता था सिविल और क्रिमिनल मैटर में सर्किट कोर्ट। तो पहले जैसे फौजदारी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी था, इसको निकाल दिया गया और कोई भी आपका मैटर हो, क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, इसके लिए आपको अपील में अगर जाना है तो आप सर्किट कोर्ट में आ सकते हैं। 4 जगह पे होगा, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। तो ये सर्किट कोर्ट्स हम जो स्टडी करते हैं वो होते हैं कॉर्नवालिस के अंडर। उसके बाद हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है सदर निजामत अदालत। सो सदर निजामत अदालत जो है, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सदर निजामत अदालत जो है वॉज शिफ्टेड टू कैलकाटा। सदर निजामत अदालत पहले हुआ करती थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम पढ़ रहे थे वॉरेन हेस्टिंग को, उस टाइम पे मैं आपको बता चुका हूँ सदर निजामत अदालत जो थी वो मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी। तो ये जो थे कॉर्नवालिस, उन्होंने सदर निजामत अदालत को शिफ्ट कर दिया कैलकाटा में, और इसको किसके अंडर रख दिया, तो गवर्नर जनरल के अंडर रख दिया। डायरेक्ट गवर्नर जनरल फैसला सुना सकते थे सदर निजामत अदालत में। सो वाज पुट अंडर गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल। तो ये सब इनके अंडर होता था, यानी फैसला ये डायरेक्टली नहीं सुनाएंगे, बट इनके अंडर होगा, इनके अंडर काम करेगा, और जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो मेंबर्स होंगे। तो गवर्नर जनरल और मेंबर्स मिलकर यहाँ पे कुछ फैसले सुना सकते थे सदर निजामत अदालत में। और इनको असिस्ट करने के लिए कुछ चीफ काजी और चीफ मुफ्ती रखे गए थे, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा एक सदर निजामत अदालत जो है उसको शिफ्ट किया था कैलकाटा में। किसने, तो कॉर्नवालिस ने। ये आपको एक और चीज पता चल चुकी है। उसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। सो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जो था, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत वाज नाउ डेजिग्नेटेड एज डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता था, सिटी में हुआ करता था, जिला कोर्ट में हुआ करता था, आज जो आप देखते हैं। सो ये किसके अंडर आता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज जो थे उनके अंडर आता था। और ये बनाया गया था कॉर्नवालिस के टाइम पे। कॉर्नवालिस के टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट में, सिटी या फिर जिला कोर्ट इसको कहा जाता है। और ये सब डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आता था। जो कलेक्टर है उनको यहाँ पे इसीलिए यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर लिखा गया है कि कलेक्टर के पास जो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना कोर्ट के ऊपर सुपरविजन रखने को, इन सब चीज से कलेक्टर को मुक्त कर दिया गया। इसलिए वाज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो अब कलेक्टर के पास क्या पावर होंगे, सिर्फ रेवेन्यू के पावर होंगे। और यहाँ मैजिस्ट्रियल फंक्शन जो थे ये पूरे निकाल लिए गए थे कलेक्टर से। अब कलेक्टर फैसला नहीं सुना सकते थे, कलेक्टर अपना काम जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड काम यहाँ पे करेंगे। सो इन चीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए गए थे। और ये महत्व बनता है डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत का, जो कि था कॉर्नवालिस के अंडर।
अब कॉर्नवालिस के अंडर यहाँ पे ग्रेडेशन आ गए थे सिविल कोर्ट्स के। सिविल कोर्ट अलग अलग चीजों के लिए एस्टैब्लिश किए गए थे, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। अगर हम देखते तो मुंसिफ कोर्ट हुआ करता था। मुंसिफ कोर्ट जो है ये इंडियन ऑफिसर के अंडर हुआ करता था। फिर रजिस्ट्रार कोर्ट आता है जिसमें यूरोपियन जज हुआ करते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। उसके बाद 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए थे, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे, और ये कोर्ट ऑफ अपील करके काम करते थे। सदर दीवानी अदालत जो था ये बनाया गया था कैलकाटा में, और किंग्स इन काउंसिल बनाया गया था। जितने भी केसेस है जो 5,000 के ऊपर की केसेस है, जो मैटर आपके चल रहे हो 5,000 पाउंड से ज्यादा वाले मैटर है, सो वो सब के लिए आप जो जाएंगे अपील में, वो जाएंगे किंग्स इन काउंसिल में। ये अलग से एक बनाया गया था काउंसिल जहां पे ये फैसला सुनाएगा। किंग्स इन काउंसिल 5,000 पाउंड से ऊपर की केसेस यहाँ पे चलाई जाएगी। तो ऐसे ये ग्रेडेशन थे। तो मुंसिफ कोर्ट आता है, उसके बाद रजिस्ट्रार आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके ऊपर फिर सर्किट कोर्ट, उसके बाद सदर दीवानी अदालत, और उसके बाद किंग्स इन काउंसिल। ये ऐसे अलग अलग कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे फॉर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, एक ही जैसे एक ही कोर्ट थे। सो ये सब काम किया था कॉर्नवालिस ने, और कॉर्नवालिस ने ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमको दिखता है कॉर्नवालिस के टाइम पे जो जुडिशियरी में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम बेंटिक। अब हम पढ़ते हैं विलियम बेंटिक के। सो विलियम बेंटिक जो थे ये 1828 से 1833 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो कलेक्टर, कलेक्टर का उन्होंने क्या किया, तो कलेक्टर में अगर हम देखेंगे तो जो 4 सर्किट कोड बनाए गए थे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सर्किट कोड्स, ये चारों कोड को एबॉलिश कर दिया विलियम बेंटिक ने आते बार, और उनके जितने भी पावर्स थे, उनके जितने भी कामकाज थे, उनके जितने फंक्शंस थे, वो सब ट्रांसफर कर दिए कलेक्टर्स को। वो पूरे के पूरे कलेक्टर को दे दिए, और कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर रख दिए, रेवेन्यू और एंड सर्किट, है ना। तो यहाँ पे आप अगर आप देखते हैं तो ये सर्किट कोर्ट के या फिर जितना रेवेन्यू वाले मैटर है पूरे कलेक्टर के पास पावर आ जाते हैं, और उनके ऊपर कमिश्नर होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके लिए कलेक्टर होते हैं, जो डिवीजन होता है इसके लिए कमिश्नर होते हैं। सो जो डिवीजन होगा, डिवीजन में आपको देखते हो कि डिवीजन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, डिवीजन में कमिश्नर होता है। सो ये सिस्टम एक था, और इन सब पे नजर जो रखते थे कलेक्टर पे, वो रखते थे कमिश्नर। अंडर विलियम बेंटिक ये बदलाव किए गए। सो उसके बाद जो हम पढ़ने वाले कलेक्टर के बाद, वो रहेगा सदर दीवानी अदालत। तो सदर दीवानी अदालत का थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। ड्यूरिंग विलियम बेंटिक क्या हुआ सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत जो थे, ये दोनों के दोनों इलाहाबाद में बनाए गए। इलाहाबाद में इसलिए बनाए गए क्योंकि जो अपर प्रोविंस, यानी जो ऊपर के नॉर्थ के जो प्रोविंसेस थे, वहां के लोगों को थोड़ा सा आसान पड़े कि वो जल्दी कोर्ट में जाना उनको ज्यादा दूर ना पड़े, उनको थोड़ा आसान पड़े, उनके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा ये इलाहाबाद में लाया गया। नहीं तो अगर हम देखते तो कलकत्ता ने बहुत दूर हो चुका था। सो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लाया जाता है। तो ये एक बदलाव किया था, वो था विलियम बेंटिक ने, शिफ्ट किया था सदर दीवानी अदालत और सदर सदर निजामत अदालत को। और जो चेंजेस विलियम बेंटिक के टाइम पे हुए वो ये थे, जो लैंग्वेज थी वो अब तक पर्शियन हुआ करती थी। मुगल के टाइम पे जितने भी हम जुडिशियरी में जो लैंग्वेज यूज करते थे वो पर्शियन थे, और जितने ऑफिशियल कामकाज के लिए जो जितनी भी ये चीजें थी उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती थी वो पर्शियन हुआ करती थी मुगल के टाइम तक, ब्रिटिश आने तक। बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जब विलियम बेंटिक आते हैं तो विलियम बेंटिक लैंग्वेज में भी चेंजेस करते हैं। विलियम बेंटिक क्या करते हैं कि सूटर जो है, यानी जो केस करने वाला इंसान है, उसके पास उन्होंने ऑप्शन दिया था कि वो पर्शियन भी यूज कर सकता है या वर्नाकुलर लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता था। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना बहुत कंपलसरी था, जो कि पहले पर्शियन हुआ करती थी। तो पर्शियन को रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज ने सुप्रीम कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, और बाकी जो कोर्ट्स है उसमें आप पर्शियन या फिर आप वर्नाकुलर यानी कोई भी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो ये विलियम बेंटिक के टाइम पे एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है जो लैंग्वेज में उन्होंने किया था कोर्ट के। उसके बाद हम देख, जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने लॉ कमीशन लाया। सो इन 1833 लॉ कमीशन वाज सेट अप अंडर मैकॉले। तो मैकॉले इसके हेड रहे, यानी अगर हम देखते हैं तो मैकॉले इसके हेड रहे इस लॉ कमीशन के, और यहाँ पे लॉ कमीशन बनाई गई। लॉ कमीशन क्यों बनाई गई थी कि जो भी कायदे, जो भी लॉ है उनको कोडिफाई कीजिए। कोडिफाई करना यानी कुछ सिस्टमैटिक कोड्स में अरेंज करना, है ना। तो अलग अलग कोड में उसको अरेंज करना, इसको कोडिफाई किया जाता है। तो ये कोडिफाई किया गया, इसकी एक प्रोसेस की गई, और कोडिफिकेशन जब हुआ इंडियन लॉज का तो ये कमीशन के चलते, जो इनके रिकमेंडेशन था उनके चलते अलग अलग चीजों को कोडिफाई किया जाए। जैसे सिविल लॉ को जब कोडिफाई किया तो सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी बन गया 1859 में।
उसके बाद इंडियन पिनल कोड जो है वो बना दिया 1860 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी बना दिया 1861 में। तो ये सब अंडर ये जो लॉ कमीशन था उनके रिकमेंडेशन के ही थ्रू बनाया गया था, जो मैकॉले इसके हेड हुआ करते थे। सो ये लॉ कमीशन जो था ये भी सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विलियम बेंटिक ने इतने सब काम कर दिए। बाद में जो काम हुए वो देखते हैं लेटर डेवलपमेंट्स जो हुए। लेटर डेवलपमेंट में सबसे पहले 1860 में आपको ये बता दूं, ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। लेटर डेवलपमेंट में 1860 में इट वाज प्रोवाइडेड दैट यूरोपियंस कैन क्लेम नो स्पेशल प्रिविलेज, है ना, एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस, एंड नो जज ऑफ इंडियन ओरिजिन कुड ट्राई देम। यानी इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियंस थे उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जैसे इंडियंस के ऊपर जो केसेस चलाए जाते हैं, मुकदमे चलाए जाते हैं, उसी तरह उन पे भी चलाए जाएंगे, सिर्फ क्रिमिनल केसेस को छोड़ के। क्रिमिनल केसेस में उनको थोड़ा सा अलग से ट्राई किया जाएगा, उन पे उनके केसेस अलग से चलाए जाएंगे। और जो भी इंडियन जजेस है, जो भी इंडियन ओरिजिन के जो जजेस है, उनको ये केसेस चलाने का अधिकार नहीं दिया था जो यूरोपियंस थे उनके। यूरोपियन के केसेस यूरोपियन जज ही चलाएंगे, ऐसा 1860 में हुआ। 1865 में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट और जो सदर अदालत थे उनको मर्ज कर दिया गया। तो ये हम देख रहे हैं पहले से कि सुप्रीम कोर्ट भी देखा हमने, सदर अदालत भी देखा। तो ये सदर जितने भी अदालत थे उनको और सुप्रीम कोर्ट को मर्ज कर दिया, एक में कर दिया, और इनको नाम दे दिया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो थे ये 3 जगह बनाए गए, कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो हाई कोर्ट बनते हैं किसका मर्ज होके, तो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत का। उसके बाद 1935 की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, उसमें ये लिखा था कि एक फेडरल कोड बनाया जाएगा 1937 में, और ये बनाया भी गया। 1935 में ऐसा लिखा था कि ये फेडरल कोड बनाया जाएगा, और ये बनाया गया कब, तो 1937 में। सो ये कौन से डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, तो बिटवीन गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के ही बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करते रहेगा ये कोर्ट, जिसका नाम है फेडरल कोर्ट। और ये सभी चीजों पे अपील नहीं आप जा सकते थे पहले। तो हाई कोर्ट जितने भी है वहां से कुछ कुछ मैटर में ही आप अपील में जा सकते थे, ये जो फेडरल कोर्ट है उसमें। तो इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट की तरह एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था बाय एक्ट ऑफ 1935 व्हिच वाज सेट अप इन ईयर 1937। तो ये बनाया गया था और ये गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, ऐसी यहाँ पे चीजें लिखी गई थी। तो इस तरह से ये बाकी बाद में डेवलपमेंट होते गए जुडिशियरी में। तो ये जुडिशियरी जो है ये काफी आप देख रहे कि कितना अलग से डेवलप हुआ है। तो जुडिशियरी का डेवलपमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में अगर देखें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 ऑर्गन्स को हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जुडिशियरी का मैं आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे दे दिया है मैंने, हिस्ट्री में जो जुडिशियरी का नॉलेज था वो। सो इस तरह से हमारा जुडिशियरी का डेवलपमेंट हुआ। और हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो हमने प्री कॉलोनियल इंडिया से पढ़ा। उसके बाद हमने डेवलपमेंट जुडिशियरी अंडर ब्रिटिश इंडिया पढ़ा, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत पढ़ा वैरन हास्टिंग के अंडर, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत भी पढ़ा जो कि था फिर से वॉरेन हेस्टिंग के अंडर। उसके बाद हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट वॉरेन हेस्टिंग के अंडर। फिर हमने कॉर्नवालिस को स्टडी किया, जिसमें हमने सर्किट कोर्ट्स देखे, हमने सदर निजामत अदालत देखी, हमने डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत देखे, हमने ग्रेडेशन देखे, अलग अलग टाइप के कोर्ट्स देखे। हमने विलियम बेंटिक के अंडर पढ़ा, कलेक्टर को क्या पावर थे, डिस्ट्रिक्ट सदर दीवानी अदालत को पढ़ा, हमने लैंग्वेज किस तरह से चेंज की गई ये पढ़ा, हमने लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे कैसे कोडिफाई, क्या क्या चीज़ें कोडिफाई हुई ये देखा, हमने बाद के कुछ डेवलपमेंट देखे। इस तरह से हाई कोर्ट आते हैं, इस तरह से फेडरल कोर्ट आता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी किए। और ये हमारा टॉपिक रहा जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी इन ब्रिटिश इंडिया। सो ये टॉपिक कवर होने के बाद अभी हमको जो सॉल्व करने हैं वो है एमसीक्यू, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर से रहे, जो कि विनीता जी, पूजा जी और स्नेहल जी ने हमें भेजे। तो आइए देखते हैं इन्होंने हमें कौन से क्वेश्चन भेजे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेक एमसीक्यू चैलेंज में मैंने आपको एक चैलेंज दिया हुआ है कि जो भी टॉपिक का मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा उस पर आपको एमसीक्यू बना के पोस्ट करना है विथ योर नेम इन कमेंट सेक्शन। और ये करने के बाद आपका जो अगले दिन का लेक्चर होगा उसमें ये आपके एमसीक्यूज पब्लिश किए जाएंगे आपके नाम के साथ। ये आपके तरफ से सभी लोगों को एक हेल्प होगी एमसीक्यू सॉल्विंग में। और मेन बात ये है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने में ज़्यादा ट्रेंड हो जाओगे, क्योंकि आप एमसीक्यू बना पा रहे हैं। जो इंसान बना पाता है वो सॉल्व तो ईजिली कर पाएगा। यही मेरा एक मोटिव है कि आपको परफेक्ट बनाओ मैं एमसीक्यू सॉल्विंग में। इसी चीज़ के साथ मैं एमसीक्यू चैलेंज लेके आया हूँ। और एमसीक्यू चैलेंज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो विनीता जी ने हमें भेजा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, एवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम आर्मी इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रहा है। सो ये जो टॉपिक है, जिन लोगों ने ये टॉपिक का लेक्चर नहीं देखा है तो वो इसे पहले देख ले, ताकि आप ये एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाए। और ये देखने के बाद आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो विनीता जी ने भेजा है वो क्या है।
So who among the following restore the institution of फौजदार्स? A. कॉर्नवालिस, B. मेयो, C. वॉरेन हेस्टिंग या D. नन ऑफ द अबव? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। अगला क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा हुआ है। एक और क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, a system of civil constabulary maintaining the village setup in present form, a village watchman maintained by the village but in direct relationship with rest of constabulary. 2. Second option, inspector general as a head of in a province, deputy inspector general as a head in a range and SP as a head in district. Which of the following statement are the recommendation of police commission 1860? Only A, only 2, only 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन आपने भेजा हमें विनीता जी। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने हमें भेजा हुआ है और क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सीआईडी? राय बहादुर, पंडित शंभुनाथ, रविंद्र कौशिक, सीई हॉवर्ड विंसेंट, नन ऑफ द अबव? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। सो विनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल जी ने। स्नेहल पिपरेवार जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो है, who among the following revealed the zamindar of their police duties? A. Lord Bentinck, B. Cornwallis, C. Warren Hastings, D. Lord Wellesley? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ है, who among the following abolished the office of superintendent of police, that is SP? A. Lord Bentinck, B. Lord Cornwallis, C. Warren Hastings, D. Lord Wellesley? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ है, who among the following modernizes the old Indian system of thanas, that is circle, in a district under a daroga, an Indian, and a superintendent of police SP at the head of district? Lord Minto, Lord Mayo, Warren Hastings, Lord Cornwallis? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ है, who among the following attached the Department of Criminal Incidents, that is DCI, to the government of India at the center, which was evolved as the Central Domestic and Foreign Intelligence Agency? Lord Curzon, Lord Cornwallis, Sir Andrew Fraser, none of the above? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें क्वेश्चंस भेजे इतने अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा जी ने भेजा है, अंडर द मुगल रूल द पीपल हु वर बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर्स बट हैड नो कंटेक्ट with rebels, if any? फौजदार्स, कोतवाल्स, आमिल्स या थानेदार्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी ने हमें एक और क्वेश्चन भेजा है, ड्यूरिंग ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, बिहार, ओडिशा 1765 to 1772, who were responsible for maintaining the law and orders? A. फौजदार, B. जमींदार, C. थानेदार, D. both B and C? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी आपने हमें भेजा। एक और क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा जी ने। पूजा जी ने हमें पूछा हुआ है, which of the following are correct in reference to the military under British after 1857? There were two separate sets of military forces. There was a systematic reorganization of the army. The Commission of 1859 and 1879 insisted on the principle of a 1/3 white army. The Queen's Army was part of Crown's military force. 1. A, B and C. Second, B, C and D. Third, B and C. Fourth, all of the above. So बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन आपने हमें भेजा पूजा भारद्वाज जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस भेजे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, पूजा जी और स्नेहल जी, जो आपने आज हमसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा के। उसके अलावा जो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, वो डिस्कस द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन जुडिशरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी आप अभी सॉल्व कर पाएंगे, तो इसका आप आंसर लिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, और मेरे फेसबुक पेजेस को भी आप फॉलो और लाइक करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़ी @gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर आप मुझे कोई मेल करना चाहे तो। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, और यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से डाइट लें, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, खुद को हेल्दी रखें, खुद को फिट रखें और अच्छे से अपने दिन बिताते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, तब तक के आपका दिन शुभ हो।